अंबा प्रसाद जमुनानगर का बहुत बड़ा उद्योगपति था। धन दौलत का अंबार होने के बावजूद भी वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कई धर्मशालाएं एवं अनाथ आश्रम स्वयं अपने धन से बनवाए थे। पूरे शहर में वह दानवीर माने जाते थे। उनके पास दौलत इतनी थी कि शायद स्वयं भी नहीं जानते थे कि वह कितनी मिल्कियत के मालिक हैं। सेठ अंबा प्रसाद को एक पुत्र भी था। उसका नाम शंकर प्रसाद था और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। वह उन दिनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई में वह काफी होशियार भी था। अंबा प्रसाद की उम्र 48 से 50 के करीब थी। देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वे अपनी उम्र के 48 वर्ष पूरे कर चुके हैं। देखने में वे 35 से 40 के ही लगते थे। पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। अंबा प्रसाद के जीवन में केवल एक ही अभाव आ गया था, वह था पत्नी का सुख। गत वर्ष एक दुर्घटना में उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। पत्नी का अभाव उन्हें खलता रहता था। वे चाहते तो पैसे के बल पर कहीं भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते थे, लेकिन बाजार में जाना उन्हें शोभा नहीं देता था, क्योंकि नगर में उनका बहुत बड़ा नाम था। कभी कभी आदमी की शोहरत उसे बहुत से कार्य करने से रोकती है। सेठ अंबा प्रसाद ने दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वे चाहते तो फौरन विवाह कर सकते थे। उनके लिए लड़कियों की क्या कमी थी। कोई भी स्वेच्छा से उनके साथ शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने जवान बेटे की वजह से शादी नहीं की थी। वह सोचता था कि अब उसकी नहीं, उसके बेटे शंकर प्रसाद की शादी करने की उम्र है। शंकर प्रसाद का ध्यान केवल अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर रहता था। सेठ अंबा प्रसाद के सेक्रेटरी रीना थी। बड़ी बड़ी प्राइवेट फार्मों में तो रखी ही जाती है हसीन नौयौवनाएं। रीना की उम्र 21 वर्ष की थी। रीना के अंग अंग से जवानी टपकती थी। उसका पूरा जिस्म सांचे में ढला हुआ था। वह अंबा प्रसाद को गौर से देखा करती थी। अंबा प्रसाद ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि रीना उनकी ओर गौर से क्यों देखती है। दोपहर में वही उसे चाय या लंच खिलाती थी। वह अंबा प्रसाद से सटकर बैठा करती थी। वह जानती थी कि अंबा प्रसाद की पत्नी मर चुकी है। सच बात तो यह थी कि वह अंबा प्रसाद से संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वह पहल अपनी तरफ से करके अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह सोचती थी कि यदि उसने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी तो वह अंबा प्रसाद से वह सब प्राप्त नहीं कर पाएगी जो वह पाना चाहती है। वह अक्सर अंबा प्रसाद से इस प्रकार की बातें भी किया करती थी जिससे कि वह उसकी ओर आकर्षित हो, मगर रीना ने एक बार भी अंबा प्रसाद को अपनी ओर आकर्षित नहीं पाया। परंतु उसने हार नहीं मानी थी। वह अपने प्रयास में लगी हुई थी। एक दिन वह दोपहर को अंबा प्रसाद को लंच खिलाने गई और उसने डिश लगा दी। लंच करते हुए अंबा प्रसाद ने उससे कहा, सर यस रीना, क्या बात है? रीना ने कहा, आप कुछ उदास से हैं, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है रीना। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, रीना ने कहा, कभी कभी फिल्म आदि देख लिया कीजिए, उसने उससे कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है। अकेले फिल्म देखने को मन ही नहीं करता और फिर लाभ भी क्या है? अंबा प्रसाद ने कहा, यदि आप कहेंगे तो मैं आपके साथ चली चलूंगी। रीना की यह शब्द सुनकर अंबा प्रसाद ने बड़ी अजीब सी नजरों से रीना की ओर देखा। रीना मुस्कुरा रही थी। अंबा प्रसाद की एक पल के लिए अक्ल ही खराब हो गई। एक ही पल में वह बहुत कुछ सोच गया। रीना अब भी मुस्कुरा रही थी। रीना जी, अगर तुम चल सकती हो तो। अंबा प्रसाद की आधी आवाज हलक में फंस कर रह गई। किसी फिल्म के टिकट मंगा लेना, फिर चले चलेंगे। रीना के उस अंदाज को देखकर अंबा प्रसाद बहुत कुछ समझ गया था। रीना 3 बजे अंबा प्रसाद के साथ ऑफिस से ही चल दी। उस दिन अंबा प्रसाद ने ड्राइवर अपने साथ नहीं लिया था। वे स्वयं गाड़ी ड्राइव करते हुए चले थे। नगर में उनका अपना भी एक पिक्चर हॉल था जिसका नाम था नाज। अंबा प्रसाद वहीं चले गए थे। अंबा प्रसाद गाड़ी को कंपाउंड में खड़ी करने के बाद मैनेजर रूम की ओर बढ़े। नौकर आगे पीछे दौड़ने लगे थे। अंबा प्रसाद को देखते ही मैनेजर खड़ा हो गया। उसने अदब से नमस्ते की, फिर एक द्वारपाल से ढंग की चाय लाने को कहा। अजय, यस सर, हम आज यह फिल्म देखना चाहते हैं। अवश्य देखिए सर, मैनेजर ने कहा। मैं अभी प्रबंध करा देता हूँ सर। मैनेजर ने एक किनारे का बॉक्स उनके लिए बुक कर दिया।
चाय पीने के बाद अम्बा प्रसाद और रीना बॉक्स में आ गए। फिल्म प्रारंभ होने में अभी कुछ समय शेष था। कुछ देर बाद फिल्म प्रारंभ हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। बॉक्स में भी अंधेरा था। अम्बा प्रसाद बड़ी दुविधा की स्थिति में था। वह स्पष्ट तौर पर यह नहीं समझ पाया था कि रीना ने किस उद्देश्य को लेकर उसके साथ फिल्म देखने की हाँ कर दी थी। आखिर वह उनसे क्या चाहती है। उसने रीना से इस विषय में कोई बात नहीं की, बस चुपचाप फिल्म देखता रहा। देखता क्या रहा, बस आंखें सामने थी, वरना दिल तो कहीं और ही था और जोर जोर से धड़क रहा था। और रीना इस बात की प्रतीक्षा में थी कि अब अम्बा प्रसाद किसी प्रकार की हरकत करे। काफी देर हो गई और जब अम्बा प्रसाद ने किसी प्रकार की कोई हरकत न की तो उसने स्वयं कुछ करने का निश्चय किया। उसने अंगड़ाई ली, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे स्वाभाविक रूप से अंगड़ाई ली हो, और हाथ नीचे लाते हुए अपना हाथ अम्बा प्रसाद की जांघ पर रख दिया। अब अम्बा प्रसाद को इस बात में जरा भी शक नहीं रह गया था कि उसने जानबूझकर फिल्म का प्रस्ताव रखा था। अम्बा प्रसाद का हौसला बढ़ा और उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने अपनी बांह रीना की कमर में डाल दी और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। बरसों की प्यास जैसे जाग उठी। रीना ने जरा भी विरोध नहीं किया। काफी देर तक वे उसी स्थिति में रहे। अम्बा प्रसाद ने डूबे स्वर में उसे पुकारा, रीना जी, मेरे विचार से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों सर, अब यहाँ बैठे रह पाना संभव नहीं है। अम्बा प्रसाद ने कहा, मैं अपनी घृष्टता की भी क्षमा चाहता हूँ। सर, हाँ रीना, मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। रीना ने कहा, फिर आप अपने आप को दोषी क्यों समझते हैं? रीना जी, एक बात साफ साफ बताना। जी पूछिए, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शायद मैं आपको प्यार करती हूँ। रीना, अम्बा प्रसाद ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगा। मैंने आपसे शादी करने को तो नहीं कहा। अम्बा प्रसाद ने उस वक्त सोचा कि शायद रीना और लड़कियों की तरह पैसे की भूखी है, क्योंकि यदि पैसे का लालच न होता तो वह उससे प्यार करती ही क्यों, जबकि उसे शादी की इच्छा नहीं है। खुश हो गया अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद के जीवन में एक नारी का अभाव था और वह पूरा करने जा रही थी रीना, जो जवान और हसीन भी थी, जिसका अंग अंग सांचे में ढला हुआ था। उसकी जवानी पर लाखों लुटाए जा सकते थे और पैसे की परवाह कम से कम अम्बा प्रसाद को तो थी ही नहीं। उसने बेफिक्र होकर रीना को अपने करीब खींच लिया। वह जानता था कि वहां कोई नहीं आ सकता। फिल्म चलती रही और अम्बा प्रसाद अपनी वर्षों की दबी प्यास बुझाता रहा। फिल्म के समाप्त होने से पहले ही अम्बा प्रसाद और रीना हॉल से निकलकर चले गए थे। अम्बा प्रसाद ने रीना को उसके घर छोड़ दिया था और स्वयं कार ड्राइव करता हुआ अपने घर चला गया। रीना का इस संसार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। विवाह अभी उसका हुआ नहीं था। अब रीना अम्बा प्रसाद के यहाँ आने जाने लगी थी। वह अक्सर रात में काफी देर तक उसके यहाँ रह जाती थी। घंटों वह दोनों एक दूसरे के पहलू में समय बिताते रहते थे। रीना को अम्बा प्रसाद ने एक अच्छा सा फ्लैट लेकर दे दिया। रीना अपनी माँ को लेकर उस फ्लैट में आकर रहने लगी थी। अम्बा प्रसाद अब उस फ्लैट में आता जाता था। रीना को कोई एतराज नहीं था। रीना ने अम्बा प्रसाद को काफी धन ऐंठ लिया था। उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। रीना अब मनमर्जी से ऑफिस आती जाती थी। उससे कोई पूछने वाला भी नहीं था। उन्हीं दिनों एक और उद्योगपति चमन लाल रीना के यहाँ आने जाने लगा। उसने स्वयं रीना के सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं आपको अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। रीना ने सेक्रेटरी पद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसको अपने यहाँ आने जाने की छूट दे दी थी। रीना के भाग्य से वह भी विदुर था और अम्बा प्रसाद से उसकी लगती थी। रीना की आड़ में वह उससे खेलना चाहता था। वह उद्योगों में उससे आगे बढ़ जाना चाहता था। अम्बा प्रसाद को इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी कि चमन लाल उसके यहाँ आने जाने लगा था। अम्बा प्रसाद शाम को 8 बजे रीना के यहाँ आया। उस समय फ्लैट का द्वार खुला हुआ था और एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। उस कार को वह पहचानता था। वह चमन लाल की कार थी। चमन लाल की कार को देखकर अम्बा प्रसाद का माथा ठनका। वह समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी कार यहाँ किस लिए खड़ी है। अम्बा प्रसाद कार से उतरकर बाहर आया और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचा। वह सीधा रीना के बेडरूम की ओर गया। बेडरूम का दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थी। अम्बा प्रसाद की आंखें खुल गई।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोच रहा था, किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत जात पर आंखें मूंद कर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अम्बा प्रसाद ने अचानक रीना के बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया। नग्न रीना चमन लाल की बाहों में थी। अम्बा प्रसाद को यहाँ देखकर रीना भी हक्की बक्की रह गई। उसने अपने जिस्म पर एक चादर डाल ली। अम्बा प्रसाद वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुका और पलटकर वहाँ से चला गया। रीना हड़बड़ा गई थी। उसकी समझ में नहीं आया था कि वह क्या करे क्या ना करे। रीना को अपने सपनों का महल दहता नजर आया। उसने चमन लाल की ओर देखा। चमन लाल की हालत भी अजीब सी थी। उसने जो रीना को मोहरा बनाकर अपना काम बनाना निश्चय किया था, वह उसे धूमिल होता नजर आया। रीना ने चमन लाल की बाहों में मचलते हुए कहा, चमन लाल जी, यस डार्लिंग, अब क्या करे? रीना ने पूछा। क्या बताओ रीना, चमन लाल ने कहा। इस समय मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब अचानक इतनी तेजी से हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया। एक गलती तुमने अवश्य की थी। वह क्या? तुम्हें बाहर का दरवाजा अवश्य बंद करना चाहिए था, चमन लाल ने कहा। यदि वह आता तो कम से कम बेल तो बजाता। उस वक्त हम होशियार हो जाते। अब जो गलती हो गई है, रीना ने कहा, उसका क्या इलाज है? तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? चमन लाल ने कहा। कल ऑफिस में जाना और अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाना। हसीनाएं तो आदमी को पागल बना ही देती है। और फिर अम्बा प्रसाद एक विधुर है। विदित को मन बहलाने के लिए कोई तो चाहिए। चमन लाल ने उसे अपनी बाहों में भरकर खींच लिया। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चमन लाल की ओर देखती रह गई। कुछ देर बाद रीना चमन लाल की बाहों में सिमट गई थी। लगभग 1 घंटे बाद चमन लाल एक चेक रीना को देकर वहां से चला गया। करीब रात के 10:30 बजे फोन की घंटी बजी। रीना ने फोन का रिसीवर उठाया और कहा, हेलो रीना। ओहो सेठ जी आप? रीना ने घबराई आवाज में कहा। कहिए सेठ जी। कहना सिर्फ यह है रीना, उधर से अम्बा प्रसाद की आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तुमने चमन लाल को बुलाया? सेठ जी, रीना ने कहा, मैं गलती की माफी चाहती हूँ। अब आगे से कभी उसे मेरे आसपास या मेरे घर पर नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी। रीना जी, मैं ऐसे बेवकूफ लोगों में से नहीं हूँ जो औरतों से बार बार धोखा खाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम चमन लाल को भी कभी नहीं छोड़ पाओगी। मैंने वो सब बातें भी सुन ली थी जो तुम और चमन लाल मिलकर मेरे कारोबार को चौपट करने के विषय में कर रहे थे। कहते कहते अचानक अम्बा प्रसाद रुक गए। शायद अपने आप पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे। एक पल के लिए अम्बा प्रसाद की आवाज भी सुनाई दी। अब तुम मेरे ऑफिस में आने की गलती मत करना। गेटमैन तुम्हें अंदर नहीं घुसने देगा। सेठ जी बोलो, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? नहीं, अम्बा प्रसाद ने कहा, बार बार धोखा खाने की आदत मुझे नहीं है। मैं अपने हाथों से अपना कारोबार चौपट नहीं कर सकता। मैं तो भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे समय पर वहाँ पहुँचा दिया और स्वयं मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया और कानों से सुन लिया। कहने के साथ अम्बा प्रसाद ने फोन का रिसीवर रख दिया। रीना ने भी रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। अब रीना की आंखों से आंसू बह चले थे। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।